Hello friends, this is Lavish Valecha here and today you will learn basic accounting terminologies. लास्ट वीडियो में हमने देखा था बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की डिटेल्स। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी मतलब क्या, उसका डिफरेंस, उसके फीचर्स, वो सब हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो इस वीडियो में हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गुड्स मतलब कि जो प्रोप्राइटर रहता है अपने बिजनेस में जो गुड्स बेचता है उसे गुड्स कहते हैं। जो भी माल बेचता है उसे गुड्स कहते हैं। अगर हम देखें तो मेडिसिन आर द गुड्स फॉर द केमिस्ट जो गुड्स बेचेगा, जो उसके गुड्स रहेंगे वो रहेंगे मेडिसिन। और वेजिटेबल वेंडर जो है उसके लिए गुड्स रहेंगे उसके वेजिटेबल्स। और किराना मर्चेंट के लिए किराना प्रोडक्ट्स उसके गुड्स रहेंगे। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं दूँ, अगर मुझे कंप्यूटर लेना है तो मैं कंप्यूटर सेलर से कंप्यूटर लूँगा। तो कंप्यूटर सेलर तो रेगुलरली कंप्यूटर बेचता है और वो उसके लिए गुड्स रहेगा। लेकिन मैं जब वो कंप्यूटर लूँगा तो वो मेरे लिए एसेट हो जाएगी, इसलिए कंप्यूटर मेरे लिए गुड्स नहीं रहेगा। ठीक है। उसके बाद है ट्रांजैक्शन यानी बिजनेस में जो भी डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, डे टू डे डीलिंग्स होते हैं, उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जैसे परचेज हुआ या सेल हुआ है, पेमेंट हुआ, ये बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स हैं। और ट्रांजेक्शन्स की मेनली टू टाइप्स हैं, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन एंड नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स की दो टाइप है, कैश ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन का एक टाइप है जो है बार्टर ट्रांजेक्शन। मॉनिटरी ट्रांजेक्शन मतलब क्या? मॉनिटरी ट्रांजेक्शन मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन्स जिसमें मनी का यूज़ होता है, वो मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स होते हैं। अभी समझो मैंने गुड्स परचेज किया और कैश दिया, तो ये मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। तो मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स में दो टाइप्स हैं, जैसे कैश ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन मतलब कि जहाँ पर हम गुड्स जो है वो परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो उसमें कैश का इमीडिएट ट्रांसफ़र होता है, तो उसे हम बोलेंगे कैश ट्रांजेक्शन। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब कि जहाँ पर गुड्स हमने परचेज किया या सेल किया, लेकिन उसके कैश जो है, उसकी मनी जो है हमने और लेटर डेट दिया, मतलब बाद में देंगे हम, तो फिर वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा। बार्टर ट्रांजेक्शन यानी जहाँ पर गुड्स का एक्सचेंज गुड्स से किया जाता है, कैश से नहीं। मतलब मुझे गुड्स चाहिए तो मैं उसे अदर गुड्स दूंगा, तो वो होगा बार्टर ट्रांजेक्शन। वहाँ पर पैसे का यूज़ नहीं होता है, गुड्स आर एक्सचेंज फॉर द अदर गुड्स। मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए होगा तो मैं वो प्रोडक्ट लूँगा, लेकिन उसके एक्सचेंज में मैं अदर प्रोडक्ट दूंगा, तो ये बार्टर ट्रांजेक्शन रहता है। कैपिटल मतलब जो भी बिजनेस में ओनर रहता है, ओनर ने जो पैसा लगाया होता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या बिजनेस में बाद में पैसा लगाया, तो वो उसका कैपिटल रहता है। ड्राइंग्स, अब ड्राइंग्स मतलब कि जो भी कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया है उसमें से हम कुछ विड्रॉ करते हैं फॉर पर्सनल यूज़। हमें कुछ खुद के लिए हमें कुछ एक्सपेंसेस करने होते हैं। अगर समझो कि अगर किसी फादर को अपने सन के लिए उसकी कॉलेज की फ़ीस पे करनी है, तो वो उसकी ड्राइंग होगी, क्योंकि वो उसके फैमिली का एक्सपेंसेस है, उसका पर्सनल एक्सपेंसेस है। तो पर्सनल एक्सपेंसेस इज़ नोन एज ड्राइंग्स। और अगर हम देखें, अगर ओनर की हेल्थ ठीक नहीं है तो ओनर अपने ही बिजनेस में से पैसे निकाल के मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए लगाएगा, तो वो उसकी ड्राइंग रहेगी। अगर हमें कोई मोबाइल बिल या टेलीफोन बिल पे करना है तो हम उसके पैसे अगर हमारे कैपिटल में से विड्रॉ कर रहे हैं तो हमारा ड्राइंग रहेगा। उसके बाद अगर हम देखें डेटर मतलब ऐसा कस्टमर, डेटर यानी ऐसा कस्टमर जो हमसे ऑन क्रेडिट गुड्स परचेज करता है, मतलब पैसे बाद में देता है हमें, लेकिन हमें उसको गुड्स देने पड़ते हैं ऑन क्रेडिट। तो वो हमसे गुड्स परचेज करता है और हमें कैश बाद में देता है। तो जब तक वो कैश पूरी नहीं करता है हमें, तब तक वो हमारा डेटर रहता है। और क्रेडिटर यानी सप्लायर, जिसे जो हमें सप्लाई करता है गुड्स, और हम उसे कैश जो है वो हम ऑन लेटर डेट देते हैं, यानी बाद में देते हैं। और ये जो है हमारा क्रेडिटर रहता है। जब तक हम उसकी कैश पूरी पे नहीं करते तब तक वो हमारे लिए क्रेडिटर रहेगा। नेक्स्ट इज बैड डेट्स मतलब कि जो भी इरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम द डेटर्स डायरेक्टली, जो डेटर्स रहते हैं जिन्होंने हमसे गुड्स परचेज किया है ऑन क्रेडिट, अगर वो हमें पे नहीं कर पाए, उसके पैसे वो लास्ट डेट तक पे नहीं कर पाए, तो वो बैड डेट्स हो जाते हैं। वो पैसे इरिकवरेबल अमाउंट है, वो पैसे वापस नहीं आ सकते, उसे हम बैड डेट्स कहेंगे। एसेट यानी if any physical thing or right owned that has a monetary value is called an asset। एक ऐसी कोई भी फिजिकल थिंग रह सकती है या कोई भी राइट हो सकता है जो बिजनेस ने बाय किया हो, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, कॉपीराइट, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क, ये सब एसेट्स हैं। लैंड एक फिजिकल थिंग है, बिल्डिंग भी फिजिकल थिंग है, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर फिजिकल थिंग है, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क ये राइट ओन्ड।
तो किसी बिजनेस को बिजनेस पर्पज़ के लिए कुछ एसेट लेनी हो तो वो बिजनेस की एसेट रहेगी, कुछ प्रॉपर्टी लेनी हो तो वो बिजनेस की एसेट रहेगी। अब पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क। पेटेंट यानी कि हमारा बिजनेस में कुछ भी हमने कुछ नया इनोवेशन किया हो तो हमें उसका पेटेंट कराना पड़ता है। जो किसी ने भी नहीं किया है वो हमने अगर किया इनोवेशन तो उसका पेटेंट राइट्स लेना पड़ता है, तो वो एक एसेट हो जाती है, फिर वो कोई भी नहीं ले सकता है। कॉपीराइट यानी हम अगर अब देख सकते हो कि हम बिजनेस जो भी है बुक्स है, तो बुक्स में भी जो डाटा लिखा हुआ रहता है उस पर कॉपीराइट रहता है। तो कॉपीराइट मतलब कि वो कोई भी यूज़ नहीं कर सकता है, तो वो अगर यूज़ करना है तो परमिशन लेनी पड़ती है, तो वो एक एसेट हो जाती है हमारी। उसके बाद ट्रेडमार्क, बिजनेस के जो भी सिम्बॉल्स रहते हैं वो सिम्बॉल्स को रजिस्टर करना पड़ता है, तो वो ट्रेडमार्क रहता है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी बन जाती है, एसेट बन जाती है। तो ये सब एसेट के टाइप्स है। द टाइप्स ऑफ एसेट अगर हम देखें तो सबसे पहले है फिक्स्ड और नॉन करंट एसेट। तो फिक्स एसेट मतलब ऐसे एसेट जो एक साल तक वो बिजनेस के साथ रहते हैं, या एक साल से ज़्यादा तक, लेकिन एक साल के पहले उसे बेचा नहीं जाता, वो फिक्स एसेट रहती है। और फिक्स एसेट के ऊपर डिप्रिसिएशन भी चल जाता है। डिप्रिसिएशन मतलब जो भी बिजनेस और एसेट है वो एसेट का जो यूज़ किया हुआ है तो उसका वैल्यू निकालते हैं, और एवरी ईयर एट द एंड ऑफ एवरी ईयर वो डिप्रिसिएशन भी फिक्स एसेट के ऊपर चार्ज होता है। फिक्स एसेट के अगर एग्जांपल लेके हम लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब फिक्स एसेट है। अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊँ, जो एसेट हम उसको मूव नहीं कर सकते, एक ही जगह पे फिक्स रहती है, वो भी फिक्स एसेट, उसे भी ऐसे भी कहते हैं। उसके बाद करंट एसेट। करंट एसेट में ऐसी एसेट की जो एक साल के अंदर ही सेल की जाती है और उसको इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश रहती है। जैसे स्टॉक, अभी अपने बिजनेस में जो भी स्टॉक है उसको हम सेल करेंगे, जैसे गुड्स हम सेल करते हैं और उससे हमें कैश मिलता है, तो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है, और ये एक साल के अंदर ही इसको क्या किया जाता है, सेल किया जाता है, तो ये रहता है करंट एसेट। नेक्स्ट है फिक्टिशियस एसेट। तो फिक्टिशियस एसेट मतलब ऐसी एसेट जो उसका जो बेनिफिट है वो हमें बाद में मिलता है। जैसे अगर एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने एक्सपेंडिचर किया है, तो एडवर्टाइजमेंट हमने 3 सालों के लिए एक्सपेंडिचर किया है उसका, तो हमने अभी एडवर्टाइज के लिए तो हमने पे कर दिया है, लेकिन उसके रिटर्न्स हमें अगले 3 सालों तक मिलने वाले हैं, तो ये हो गया फिक्टिशियस एसेट। नेक्स्ट है लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब हिंदी में देना, ठीक है। तो जो भी बिजनेस को किसी और थर्ड पार्टी को पे करना हो तो वो हो गई लायबिलिटी। लेकिन पे नहीं किया है, लेकिन पेएबल है, उसका बेनिफिट हमें मिल गया है लेकिन हमने उसका अमाउंट पे नहीं किया है, वो पेएबल है, तो हमारे लिए वो लायबिलिटी रहेगी। तो लायबिलिटी के टाइप्स अगर हम देखें तो बैंक लोन, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब लायबिलिटीज़ है। अगर हम बैंक लोन ले रहे हैं तो हमें बैंक लोन रीपे भी करना होता है, इसलिए वो लायबिलिटी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स यानी हमने किसी थर्ड पर्सन से या होलसेलर से गुड्स परचेज किया है ऑन क्रेडिट, तो उसे भी हमें अमाउंट पे करनी होती है, तो वो भी एक लायबिलिटी है। और बैंक ओवरड्राफ्ट की अगर बात करें तो बैंक से करंट अकाउंट होल्डर को जब बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है, मतलब अकाउंट में पैसे नहीं रहने के बाद अगर बैंक उसे कुछ एक्स्ट्रा मनी एज अ लोन देती है तो उसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं, तो वो भी बैंक को रीपे करना होता है बिजनेस ओनर को, तो वो भी एक लायबिलिटी रह जाती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी बिजनेस में जो भी एम्प्लॉयज़ है अगर समझो, तो उसे अगर हम सैलरी पे करनी है और हमने पे ही नहीं किए और वो हमें पेएबल है, तो वो हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी रहेगी। अगर हमने रेंट पे करना है, अगर हमने लास्ट मंथ का रेंट पे ही नहीं किया है और वो पे करना है, तो वो हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज़ की अगर बात करें तो फर्स्ट लायबिलिटी है फिक्स्ड लायबिलिटीज़। तो फिक्स लायबिलिटीज़ यानी ऐसे लायबिलिटी जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यानी एक साल या एक साल से ज़्यादा तक रहते हैं, जैसे बैंक लोन, इसको हम बोलेंगे फिक्स लायबिलिटीज़। उसके बाद जो है करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ मतलब ऐसे लायबिलिटीज़ जो एक साल के अंदर तक वो हम उसको रीपे कर देते हैं, वो एक साल से कम ड्यूरेशन के लिए हमारे पास रहती है, वो रहती है करंट लायबिलिटीज़। जैसे रेंट पेड, सैलरी, ये सब रेंट आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, उसके बाद जो है जो भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग रहेंगे हमारे, उसके बाद बिल्स पेएबल, ये सब करंट लायबिलिटीज़ है क्योंकि ये एक साल के अंदर ही रीपेएबल रहते हैं। नेक्स्ट है कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज़। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी मतलब ऐसी लायबिलिटी जो अचानक आ जाती है, उसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं रहता है, ऐसी लायबिलिटी मतलब वो पेएबल हो जाता है। अगर किसी वर्कर को कुछ इंजरी हो गई तो उसका अमाउंट पेएबल रहता है, तो ये एक कॉन्टीजेंट लायबिलिटी हो जाती है। अब ये सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन जो जिसके एसेट जो रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं और लायबिलिटी जो रहते हैं वो कम रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एसेट 50 लाख के है उसके पास और लायबिलिटी उसके पास 30 लाख के है, तो फिर वो सॉल्वेंट व्यक्ति है। उसको
कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा बिजनेस में, क्योंकि उसके एसेट्स ज़्यादा है। और इंसॉल्वेंट मतलब जिसके लायबिलिटीज़ ज़्यादा है और एसेट्स कम है। लायबिलिटीज़ ज़्यादा होने की वजह से, फॉर एग्जांपल अगर लायबिलिटीज़ 50 लाख है और एसेट 30 लाख है, तो यहाँ पर क्या होगा कि उसके लायबिलिटीज़ रीपे करने के लिए उसके पास उतनी एसेट नहीं है, और वो एसेट बेच कर भी अपनी लायबिलिटी रीपे नहीं कर सकता है, तो यहाँ पर वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर यानी जो भी बिजनेस में एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चा होता है, उसे हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो एक्सपेंडिचर के मेनली 3 टाइप्स हैं: कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कि जो एक्सपेंडिचर 1 साल या 1 साल से ज़्यादा तक वो जो फिक्स एसेट के ऊपर एक्सपेंडिचर होता है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर जहाँ पर स्मॉल एक्सपेंसेस किए जाते हैं, जैसे रेंट पेड, सैलरी पेड, ये एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़े एसेट्स पे किया जाता है। अभी देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि हमने फर्नीचर परचेस किया, तो फर्नीचर तो हम रेगुलर परचेस नहीं कर पाएंगे, हम तो एक बार ही फर्नीचर परचेस करेंगे, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या, कि जहाँ पर हम डेली एक्सपेंडिचर करते रहते हैं, जैसे रेंट पेड, रेंट तो हम एक बार ही नहीं करते, वो बार बार करते रहते हैं, सैलरी भी बार बार करते हैं, तो ये सब जो है एक्सपेंडिचर, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या, कि हमने आगे का भी एक्सपेंडिचर अभी कर लिया, जैसे एडवर्टाइजमेंट, 3 सालों का एडवर्टाइजमेंट पे कर दिया, तो ये हो गया डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद जो है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट के 2 टाइप्स हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब कंसेशन। अगर हम कुछ परचेस कर रहे हैं तो हमें अगर सेलर ने डिस्काउंट दिया है तो वो हमारे लिए कंसेशन हो गया, और कंसेशन जो रहेगा वो हमारा डिस्काउंट रहेगा। तो डिस्काउंट हमें जो मिलेगा उसका हमें फ़ायदा मिलेगा। अगर हम परचेस कर रहे हैं तो डिस्काउंट हमारे लिए फ़ायदा है, अगर हम सेल कर रहे हैं तो डिस्काउंट हमारे लिए लॉस रहेगा। तो डिस्काउंट के 2 टाइप्स है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट यानी फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ गुड्स परचेस करने को गए और हमने गुड्स परचेस करने के टाइम पे वो सेलर ने हमें कुछ प्राइस बताई, और प्राइस बताने के बाद हमने कुछ बार्गेनिंग की उसके साथ, और बार्गेनिंग करने के बाद हमें उसने प्राइस कम कर दी, तो ये क्या हुआ कि वहाँ पे उन्होंने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। तो ये कोई अकाउंटिंग में मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट मतलब अगर मैंने कुछ गुड्स परचेस कर लिया है और टोटल बिल अमाउंट जो है मेरी, वो टोटल बिल अमाउंट मुझे रीपे करनी है वो सेलर को, तो सेलर को अमाउंट रीपे करनी है, तो सेलर ने मुझे कुछ ड्यूरेशन दिया है, और ड्यूरेशन ऐसा दिया है कि वो ड्यूरेशन में अगर मैं पे करूँगा तो मुझे वो डिस्काउंट मिलेगा, और वो डिस्काउंट मुझे बेनिफिट लेने के लिए मैं जल्दी प्रॉम्प्ट पेमेंट करूँगा, इसलिए मुझे वो कैश डिस्काउंट मिलता है। तो कैश डिस्काउंट जो है वो सेलर के लिए लॉस रहता है, और जो बायर रहता है उसके लिए प्रॉफिट रहता है, इसलिए ये रिकॉर्ड करना पड़ता है। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट जब डिडक्ट होता है उसके बाद ही कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट, लॉस, इनकम एंड रेवेन्यू। तो प्रॉफिट मतलब व्हेन सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट मतलब क्या, कि जहाँ पर कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा सेलिंग प्राइस रहती है उसे प्रॉफिट कहते हैं। और लॉस मतलब जहाँ पर कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस, मतलब किसी प्रोडक्ट को हमें मैन्युफैक्चर करने के लिए जो एक्सपेंसेस लगे, वो एक्सपेंसेस अगर ज़्यादा है तो उसकी कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगी, है ना। तो कॉस्ट प्राइस अगर जो है कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा अगर हम सेलिंग प्राइस रख रहे हैं तो हमारा वो प्रॉफिट हो जाए। अगर कोई प्रोडक्ट है उसकी प्राइस है 50 रुपीज़, और वो हमने परचेस किया है, वो 50 रुपीज़ का प्रोडक्ट हमने परचेस किया है 40 रुपीज़ में, तो 40 रुपीज़ में हमने अगर परचेस किया है और उसे हम सेल कर रहे हैं 50 में, तो 10 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट होगा। और अगर वो 40 रुपीज़ में हमने परचेस किया है और 35 रुपीज़ में अगर हम उसे सेल कर रहे हैं तो 5 रुपीज़ हमारा उधर लॉस हो जाएगा। उसके बाद है इनकम। इनकम यानी जो भी हम डायरेक्ट इनकम रिसीव करते हैं, जैसे कि हमने कुछ इंटरेस्ट बैंक से हमने इन्वेस्टमेंट किया था तो हमें उस पर हमें इंटरेस्ट मिला, या हमें शेयर्स पे डिविडेंड मिला, या कमीशन मिला, तो ये हमारा डायरेक्ट इनकम है। उसके बाद है रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब जो भी हम बिजनेस में सेल करते हैं, जो भी हम सेल करते हैं उस पर हमें जो मिलता है वो टोटल अमाउंट जो रहता है वो हमारा रेवेन्यू रहता है। और अकाउंटिंग पीरियड जो रहता है, अकाउंटिंग ईयर जो रहता है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च रहता है। जैसे हमारा कैलेंडर ईयर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर रहता है, वैसे बिजनेस में अकाउंटिंग ईयर जो रहता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है। और ये 1 साल जो है इसमें 31 मार्च को पूरी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स प्रिपेयर होते हैं, जो भी बिजनेस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड है वो पूरा फाइनलाइज 31 मार्च को होता है। और अकाउंटिंग में इफ अकाउंटिंग ईयर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत थैंक यू। और हमारा जो वीडियो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जो भी हमारे आगे के लेक्चर्स रहेंगे क्लास 11, क्लास 12 और बीकॉम, एमकॉम, इसके पूरे
वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।